दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि इससे जुड़े हुए तकरीबन हर तरह के लोगों के साथ किसी न किसी तरह का कोई ना कोई विवाद जुड़ता आया है। लेकिन इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद एक शख्सियत ऐसी थी कि जो इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत सुतून की तरह कायम थी, लेकिन उनके नाम के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई विवाद, कोई वाक़या, कोई कंट्रोवर्सी नहीं जोड़ी जा सकी। और कारण यही था कि जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है, और जब आग ही ना लगे तो धुआं कहाँ से निकले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की, कि जिनकी बेदाग शख्सियत इंडस्ट्री में इतना तवील अरसा गुजारने के बाद भी ऐसी थी कि जिन पे किसी भी तरह का कोई लांछन, कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं की जा सकी। हाँ, उनके खिलाफ एक लॉबी तो काम कर रही थी जो उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे रफ़ी साहब की शख्सियत पे या उनकी अजमत पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल 24 कैरेट खरा सोना था। लेकिन ऐसे में भी उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है कि जब ऐसी शख्सियत के बारे में, कि जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक भगवान के अवतार थे, या भगवान की आवाज़ थे, या एक फरिश्ता सिफत इंसान थे। और आप लोगों को मालूम होगा कि कादिर खान साहब ने तो उन्हें मॉडर्न सूफ़ी का खिताब दिया था। वो कहते थे कि रफ़ी साहब इंसान नहीं, आज की तारीख़ में एक मॉडर्न सूफ़ी हैं। एक ऐसी सूफियाना तबीयत का जो मालिक है, उसके बारे में भी हमारे कुछ ऐसे मेहरबान हैं जो अनाप शनाप बकने में या उन्हें बदकिरदार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि वो रफ़ी साहब का कोई क़िस्सा बयान कर रहे हैं, रफ़ी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके डीप में जाएं तो फिर आपको असल बात का पता चलता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने वाला हूं कि जिसमें हमारे एक बड़े चैनल के एक यूट्यूबर ने रफ़ी साहब के बारे में एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में वो क्या कह रहे हैं, इस पोस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसे देखिएगा ज़रूर। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना ये मनपसंद चैनल सिनेमाया। सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं बातें करूँगा 1969 में आने वाली फिल्म तुमसे अच्छा कौन के एक गीत के बारे में, कि जिसके बारे में हमारे एक बड़े चैनल के यूट्यूबर ने एक बड़ा अजीब सा पोस्ट डाला है। बात कुछ यूँ है कि 1969 में जो फिल्म आई थी तुमसे अच्छा कौन है, जिसके हीरो थे शम्मी कपूर, इनके साथ थी बबीता, और शंकर जयकिशन का इसमें संगीत था, रफ़ी साहब के गाने थे। उसमें एक गीत था तुमसे अच्छा कौन है, ये जो फिल्म थी इसमें एक गीत था किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है, वो भी है, वो भी है। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। तो शम्मी कपूर साहब ने पर्दे पे इस गीत को बड़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छे अंदाज में, अपने अंदाज में इसे अदा किया था। रफ़ी साहब ने भी बिल्कुल शम्मी साहब की अदाओं का ख्याल रखते हुए इस गीत को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इस पोस्ट में जिन साहब ने ये पोस्ट किया है, वो फरमाते हैं कि जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रफ़ी साहब का मूड नहीं आ रहा था। तो जयकिशन साहब ने पूछा कि भाई रफ़ी साहब, आज आपका मूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा असल में इस गीत में क्या है ना कि बहुत सारी लड़कियों का जिक्र है, और शम्मी साहब जो इसमें कहेंगे किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। तो मैं सोच रहा था कि इस गीत को जस्टिफाई करने के लिए अगर कुछ लड़कियों को बुला लिया जाता स्टूडियो में, तो मैं उन्हें देखकर मैं इंस्पायर्ड होता और फिर मैं इस गीत को रिकॉर्ड करता। लिहाजा ऐसा ही किया गया। थोड़ी देर में कुछ लड़कियों का इंतज़ाम किया गया, कुछ लड़कियां वो स्टूडियो में आईं और रफ़ी साहब के सामने आकर उन्होंने अपनी अदाएं शुरू की, और रफ़ी साहब ने फिर उन्हें देखकर ये गीत गाया, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है, वो भी है। ये वाक़या बताया गया है। मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूं, जो लोग भी रफ़ी साहब के शैदाई हैं भी या नहीं भी, कि क्या रफ़ी साहब के मिजाज में ऐसा कोई उनसर पाया जाता था? अगर कहने वाले के मुताबिक ये बात अगर हम सच मान लें कि रफ़ी साहब इंस्पायर्ड होने के लिए या मूड में आने के लिए उन्होंने मुतालबा किया कि मेरी नज़र के सामने कुछ लड़कियों को लाकर खड़ा कर दो ताकि मैं मूड में आ सकूं, मैं इंस्पायर्ड हो सकूं और गीत को मैं जस्टिफाई कर सकूं,
इस बात की रोशनी में फिर उस गीत का क्या कहेंगे आप कि जब रफ़ी साहब ने वो गीत गाया है, आजा रे आ ज़रा, लहरा के आ ज़रा, आंखों से दिल में समा, इतना सेंसुअस गीत है कि इसमें सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे फील करके। तो क्या उस गीत के लिए भी रफ़ी साहब ने किसी लड़की को बुला के ये कहा होगा? और अपने कैरियर के दौरान रफ़ी साहब ने जो हज़ारों हज़ार गीत गाए, उसमें सैकड़ों गीत ऐसे हैं जो बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत सेंसुअस हैं और रोए पे फील होने वाले वो नगमे हैं। लेकिन रफ़ी साहब के साथ कभी भी ये बात न तो सुनी जा सकी और न ही सही जा सकी। एक बेनाम सी कहानी, एक महज सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कोई भी कहानी, कुछ भी रफ़ी साहब के नाम से पेश कर दी जाती है। लेकिन जब रफ़ी साहब के बारे में इस तरह की बात सामने आई तो दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई, और सिर्फ मुझे तकलीफ़ नहीं हुई बल्कि रफ़ी साहब के हज़ारों करोड़ों लाखों जो शैदाई हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होगी, जो सारी दुनिया में छाए हुए हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब से मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम उनसे मोहब्बत न भी करें तो इस तरह से उनकी बनी बनाई इज्जत को बर्बाद करना ठीक नहीं है। इस वाक़े से जुड़ी हुई एक बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, आप लोग कॉमेडियन बीरबल को जानते होंगे। बीरबल साहब से एक मौके पे एक स्टेज पे मैंने साझा किया था शेयर स्टेज, तो रफ़ी साहब को याद करते हुए उन्होंने बिल्कुल यही वाक़या पेश किया था कि मैं गया था, फेमस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी और मैं वहाँ मौजूद था। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि रफ़ी साहब जो थे वो रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे थे, वो बार बार टेक ले रहे थे। तो ऐसे में फिर कुछ बात हुई उनकी म्यूज़िक डायरेक्टर से और फिर थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को रोक दिया गया और थोड़े वक्तों के बाद कुछ लड़कियां लाई गईं स्टूडियो में और उन लड़कियों ने आके वहाँ पे थिरकना शुरू किया और अपनी अपनी अदाएँ दिखानी शुरू की। तो रफ़ी साहब अचानक बड़े मूड में आ गए और फिर उन्होंने एक टेक में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया। ये कॉमेडियन बीरबल ने कहा था। ये बात मुझे उस वक्त बहुत नागवार लगी। उस वक्त तो मैंने स्टेज पे उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं कही, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं, आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि जिनके बारे में इस तरह की बातें न तो ज़ेब देती हैं, न लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर भी आपने कहा कि आप मौजूद थे तो हो सकता है। बाद में जब उनसे मेरी मुलाकात हुई आफ्टर द शो, तो मैंने उन्हें कुरेदा और बहुत ही सख्ती के साथ कुरेदा कि आपने जो वाक़या स्टेज पे बयान किया है, अब मुझे इसकी तफसील बताइए, मैं इसे पेश करना चाहता हूँ। क्या आप वाकई थे वहाँ? क्या आपने अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा था? और मुझे ये बताइए कि स्टेज पे जो आप रफ़ी साहब के हवाले से कहानी बयान कर रहे थे, तो आप रफ़ी साहब को याद कर रहे थे या आप रफ़ी साहब को बदकिरदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे अपने इस वाक़े से? तो अचानक उनकी चेहरे की रंगत थोड़ी ख़राब हो गई। उन्होंने कहा, नहीं, मैं रफ़ी साहब का खुद बड़ा चाहने वाला हूँ, मैं खुद उनके गीत बड़े पसंद करता हूँ और रफ़ी साहब के बारे में कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? तो मैंने कहा, फिर आपने ये बात कैसे कही? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ा था, वो मैं गया नहीं था मैं। तो मैंने कहा, जब आपने पढ़ा था और गए नहीं थे, फिर आपने कैसे कह दिया? तो कहते हैं, नहीं, वो असल में लोगों के सामने था ना, तो ज़रा जोश में आके मैंने ये बात कह दिया था कि मैं भी वहाँ मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा, आपको लगता है कि आपने जो किया वो ठीक किया? आपने रफ़ी साहब को क्या साबित करने की कोशिश किया? तो बरजस्ता उन्होंने कहा कि वेरी सॉरी, मुझसे गलती हुई है। ये वाक़या जो था बीरबल साहब का, एक जाने माने कॉमेडियन थे वो, लेकिन जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, एंड आई एम द पर्सन, मेरे सामने, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, अगर कोई शख्स उस मिजाज का है, उस तबीयत का है, उसके बारे में अगर आप कोई बात कहते हैं तो आदमी सुन लेगा, लेकिन जो शख्स बिल्कुल किसी सफ़ेद चादर की तरह जिसका किरदार बेदाग हो, जिसके उस कैरियर में कहीं पर भी कोई एक छोटा सा काला सा धब्बा भी नजर ना आए, आप उनके बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? तो मैं उन महाशय से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे ये जो पोस्ट डाला है रफ़ी साहब के हवाले से, तो आपने क्या किया है? क्या आपने रफ़ी साहब को बदकिरदार साबित करने की कोशिश किया है? यह हक आपको कहां से मिला? और अगर है तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप साबित कर पाएंगे? ये सही नहीं है। ये इसलिए भी सही नहीं है, पहली बात तो यह है कि इस तरह की बेहुदा बकवास करना किसी के लिए भी, किसी के बारे में भी, ये गलत है।
और दूसरी बात यह है कि जिस बात का कोई सरपैर नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जो एक मनगढ़ंत कहानी है, उसको लेकर इस तरह से पब्लिक के सामने आना, परोसना और किसी की इमेज को इस तरह से ख़राब करना, दैट इज़ नॉट राइट। मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, और जब कभी इस तरह की कोई भी बात किसी की तरफ से भी आएगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगा इस बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात है जिसके बारे में कोई भी गलत बात सोची नहीं जा सकती। क्योंकि इंडस्ट्री में 1944 से लेकर 1980 तक 36 साल का एक तवील अरसा गुजारने के बावजूद रफ़ी साहब ने सिर्फ अज़मतें हासिल की हैं, बड़ाइयाँ हासिल की हैं। हमेशा उनके नाम के साथ उनकी शराफत, उनकी सखावत, उनकी नेकनामी चली है। कभी भी किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी उनके नाम के साथ जोड़ी नहीं जा सकी, ख़ास तौर से अपोजिट जेंडर को लेकर। आपने मुमताज़ का वो वीडियो देखा होगा जिसमें मुमताज़ साहबा कह रही हैं कि जब मैंने रफ़ी साहब से कहा है कि आई लव यू, तो बेचारे बड़े शर्मा से गए और छुपने के लिए जगह तलाश करने लगे। इट वॉज रफ़ी साहब। बहरहाल मुझे तकलीफ़ है, मुझे, और न सिर्फ ये कि ये तकलीफ़ मुझे है, बल्कि रफ़ी साहब के तमाम शायदाइयों को इस तरह के पोस्ट, इस तरह की बकवास से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। और मैं दावत देता हूँ ऐसे तमाम लोगों को कि जो इस तरह की बकवास लेकर आते हैं यूट्यूब पे और रफ़ी साहब के नाम से इस तरह की गलत सलत बातें पेश करते हैं, अगर उनके पास किसी तरह की कोई कहानी बिल्कुल प्रूफ के साथ मौजूद है, हवालों के साथ मौजूद है, बयन सबूत मौजूद है, देन टॉक टू मी। अदरवाइज इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दैट शुड बी स्टॉप्ड, बंद कर देनी चाहिए। महज सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, महज यूट्यूब से कुछ पैसे हासिल करने के लिए, महज अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए बहुत ही घटिया और बहुत ही जलील हरकत है। और बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारे यूट्यूब के कुछ बहुत ही जाने माने चैनल वो भी इसमें शामिल नजर आते हैं। मैंने अपनी बात कह दी, और अपने व्यूअर्स तक अगर मेरी बात पहुंच गई है तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताएं। ये जो पोस्ट डाला गया है, ये एक चैनल है वॉइस ऑफ सूरज, उनकी जानिब से। आप लोग तलाश कीजिए और इस पोस्ट को ज़रूर देखिए। ये बिल्कुल वैसी ही हरकत है कि जैसे आज से कुछ अर्से पहले एक और साहब हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बका था, और मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी डाला था, और बदले में मेरे चैनल पे उन्होंने कॉपीराइट का स्ट्राइक लगवा दिया था, क्योंकि मैंने रेफरेंस में उनके उन बकवास जुमलों को प्रेजेंट किया था अपने चैनल पे, और उन्होंने मेरे चैनल को बंद करवाने की और कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाने की कोशिश की। यहाँ भी मेरे साथ यही मामला है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उनका पूरा पोस्ट आपके लिए पेश कर सकता हूँ रेफरेंस में, ताकि आप खुद से सुने, खुद से देखें और खुद फैसला करें। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर मैं रेफरेंस में भी यूज़ करूँगा तो हमारे यूट्यूब वाले ये तो समझने को तैयार नहीं होंगे कि मैंने ये रेफरेंस में यूज़ किया है, और मेरे चैनल पे खाज गिर जाएगी। कम से कम इस प्लेटफॉर्म से कम ज़्यादा जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, जो भी पसंद करने वाले हैं, उन तक मेरी बात इस माध्यम से पहुंच तो पाती है। तो मैं इस बात को ही काफ़ी समझते हुए कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं, आज मैंने ये वीडियो पेश किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के कमेंट से भी मुझे बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आज के लिए नमस्कार।